लेट्स माइक, हिस्ट्री को जानो। अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध में ईरान ने पहली बार अपने सीक्रेट मिसाइल और ड्रोन के स्टोरेज को दुनिया भर को दिखाया। लगातार अपने छुपे हुए मिसाइल और मिलिट्री ड्रोन से हमले करके इसने दुनिया को चौंका दिया। लेकिन ईरान के पास ये अकेला सीक्रेट नहीं है जिसे ईरान ने सालों से छिपा रखा है। मिडिल ईस्ट के पॉलिटिकल मैप पर ईरान की बाउंड्रीज तो आपको दिखाई देंगी, लेकिन ईरान की असली सीमा वो नहीं है जो मैप पर दिखती है। ईरान ने पिछले 40 सालों में इराक, सीरिया, लेबनान और यमन जैसे देशों के बॉर्डर्स के नीचे एक और हिडन मैप डेवलप कर दिया है। एक ऐसा सीक्रेट नक्शा है जिसे स्ट्रेटेजिक डेप्थ और एसिमेट्रिकल वॉरफेयर की बारीकियों के साथ खींचा गया। दुनिया इसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस या महवरे मकावेमत के नाम से जानती है। इस मैप की शुरुआत होती है ईरान के तेहरान से और ये भूमध्य सागर से लेकर लाल सागर तक फैला हुआ है। ये ईरान का फैलाया वो जाल है जिसमें हर बार अमेरिका और इजराइल फंस जाते हैं और अभी भी फंसे हुए हैं। आज मैं आपको इसी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की कहानी सुनाऊंगा। क्या है ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, कैसे ईरान ने एक ऐसा ना दिखने वाला इनविजिबल किला खड़ा किया है जो बेहद खतरनाक है। यह भी बताऊंगा कि क्या यह एक्सिस वास्तव में एक ट्रांसनेशनल शिया आर्मी थी जैसा कि मिडिल ईस्ट के कई एक्सपर्ट मानते हैं, या फिर यह महज एक ताश के पत्तों का घर था जिसे इजरायली टेक्नोलॉजी और रीजनल चेंजेस ने आखिरकार ढहा दिया है। ये सारी चीजें जानेंगे वीडियो में, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस असल में ईरान का बनाया हुआ एक ऐसा नेटवर्क है जिसे वो अपना रक्षा कवच मानता है, जैसे कि बुलेट प्रूफ जैकेट होती है। इसमें ईरान के साथ साथ सीरिया की गवर्नमेंट है, लेबनान का हिजबुल्लाह ग्रुप है, यमन का हूती ग्रुप है, फिलिस्तीन का हमास है, और ये सब ईरान के सपोर्ट में रहते हैं, ईरान के थ्रू फंडेड है। ये सारे के सारे ग्रुप आपको दिख जाएंगे अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए। इनका मोटिव है अमेरिका और इजराइल को अपने एरिया से बाहर निकालना। मतलब ये वो बैक बेंचर हैं जिनका मॉनिटर ईरान है और ईरान ही इनसे कहता है कि क्लास डिस्टर्ब करते रहो। अब ईरान की स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है। ईरान नहीं चाहता कि उसके देश के बॉर्डर पर आके कोई हमला करे, इसीलिए वो इन ग्रुप्स को फंड करता है, हथियार देकर इन्हें स्ट्रॉन्ग करता है। फायदा यह होता है कि ईरान के अंदर जंग नहीं होती, बल्कि दुश्मनों के अपने इलाके के पास टेंशन खड़ी हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए ईरान और इजराइल की लड़ाई में हिजबुल्लाह आकर इजराइल पर अटैक कर देता है। मतलब ईरान ने अपने आप को बचाने के लिए एक ऐसे छुटभैया नेता पाल रखे हैं जो सबसे लड़ते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इस सब के बीच में सवाल आता है कि ईरान ने यह सब किया कैसे और इनका असली मास्टरमाइंड कौन है। ईरान की इस कहानी को समझने के लिए हमें फिर से वहीं जाना होगा जहां पिछले कई दिनों से मैं तुमको ले जा रहा हूं। इसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन कहानी ऐसी है कि आपको वहां जाना पड़ेगा। 1979 में ईरान की क्रांति की तरफ हमें देखना होगा। तो जब ईरान में रेवोल्यूशन हुआ था तो लीडर बने थे रूहुल्लाह खुमैनी, लेकिन वो रिलीजियस लीडर थे। आर्मी और स्ट्रेटजी पर तो उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं था। तो सवाल है कि स्ट्रेटजी बनाई किसने। यहां पर एंट्री होती है एक ऐसे आदमी की जो साउथ ईस्ट ईरान के केरमान से आता था। इसका नाम था कासिम सुलेमानी। कासिम सुलेमानी 1957 में एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे। जब ये 13 साल के हुए तो इन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि घर चलाने के लिए पैसे नहीं थे। फिर वो केरमान शहर की म्यूनिसिपैलिटी में एक टेक्नीशियन के तौर पर ज्वाइन करते हैं। फादर का कर्जा बहुत ज़्यादा था जिसे चुकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन केरमान की तपती दोपहर में पाइप बिछाते हुए इस लड़के ने कभी नहीं सोचा होगा कि वो एक दिन पूरे ईरान में, पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी आइडियोलॉजी और हथियारों की बिसात बिछाएगा जिसे काट पाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। आज भी दुनिया के सुपर पावर्स के लिए चैलेंज है उनका बनाया हुआ जाल को काटना। 1979 में जब क्रांति हुई तो एक नया यूथ खड़ा हो रहा था। सुलेमानी जैसे लोगों को एक नया मकसद और एक नई आइडेंटिटी मिली। अमेरिका इनके लिए नया दुश्मन था और ईरान को ताकतवर बनाना इनका मकसद था। इसी बीच में सुलेमानी की एंट्री होती है IRGC में, यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स में। लेकिन आने वाले दिन सुलेमानी की लाइफ को बदलने वाले थे। सुलेमानी के IRGC में शामिल होने के कुछ वक्त बाद ही 1980 में सद्दाम हुसैन ने ईरान पर अटैक कर दिया।
इराक और ईरान का यह स्ट्रगल करीब 8 साल तक चला। इस जंग ने ईरान की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया, क्योंकि ये कोई आम वॉरफेयर नहीं थी। इसमें केमिकल वेपन इस्तेमाल किए गए थे और ह्यूमन वेव अटैक्स ने लाखों लोगों की जानें ले ली थी। इस जंग से ईरान को एक लेसन मिला कि वो कभी भी वेस्ट के देशों को और अमेरिका को आमने सामने की जंग में हरा नहीं पाएगा। इसी मजबूरी के चलते पैदा होती है फॉरवर्ड डिफेंस की सोच। इसका मतलब था कि अगर आप अपने बॉर्डर में सेफ रहना चाहते हैं तो आपको अपनी डिफेंस लाइन को दुश्मन के घर के दरवाजे तक ले जाना होगा। फिर यहीं से कुड्स फोर्स का बीज बोया गया, जिसका मकसद ईरान के बॉर्डर्स के बाहर प्रभाव को फैलाना और दुश्मन को उलझाए रखना था। 1998 तक वो कुड्स फोर्सेस का कमांडर बन चुका था। इस ऑपरेशन से सुलेमानी को दिखा कि कैसे जो ट्रेडिशनल सेनाएं हैं वो हार जाती हैं, लेकिन एक आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर वाली छापामार ताकत जो होती है वो कभी रुकती नहीं है, वो लगातार लड़ती रहती है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने 1989 में जब सत्ता संभाली तो उन्होंने इस रेजिस्टेंस की स्ट्रेटेजी को एक सॉलिड आइडियोलॉजिकल बेस बनाया। उन्होंने कहा कि ईरान की असली ताकत उसके टैंकर्स या जहाजों में नहीं है, बल्कि उन लोगों के दिलों में है जो विलायत फकीह या शिया पहचान की वजह से ईरान के विजन के साथ खड़े हैं। अब उनका दिया हुआ यही आइडियोलॉजिकल एजेंडा था जिसने एक ऐसा एक्सिस खड़ा किया जिसने अलग अलग देशों के विद्रोही गुटों को एक साथ लाके खड़ा कर दिया। इस फोर्ट की सबसे मजबूत ईंट 1982 में लेबनान की बेका घाटी में रखी गई। इस साल इजराइल ने पीएलओ को कुचलने के लिए लेबनान पर अटैक किया था। इस टाइम पर ईरान ने अपने 1500 IRGC एडवाइजर्स को यहां पर भेजा। यहां के लोकल शिया जवानों को इन लोगों ने रिक्रूट किया और हिजबुल्लाह की नींव रखी। हिजबुल्लाह का दोस्तों मतलब होता है भगवान की पार्टी, और इस पार्टी में रिलेशन कभी यहां तक नहीं रहा कि ईरान फंड कर रहा है और हिजबुल्लाह फॉलो कर रहा है। इनफैक्ट सुलेमानी और हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह के बीच एक ऐसा भाईचारा डेवलप हुआ जहां स्ट्रेटेजिक फैसले डाइनिंग टेबल पर बैठकर लिए जाते थे एक साथ। यह ईरान का पहला सक्सेसफुल प्रॉक्सी मॉडल था। साल 2000 में जब इजरायली सेना को साउथ लेबनान से बिना किसी शर्त के पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा तो 1948 के बाद इजराइल को एक हार देखनी पड़ी थी और ईरान की यह सिंबॉलिक जीत थी। साल 2006 के 34 डेज वॉर ने दुनिया को फिर दिखा दिया कि हिजबुल्लाह अब केवल एक छोटा ग्रुप नहीं है, बल्कि ये हाइब्रिड फोर्स बन चुका है। इसके पास मॉडर्न एंटीशिप मिसाइल्स हैं और अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क था। साल 2010 तक हिजबुल्लाह के पास 1,30,000 से ज़्यादा मिसाइलों का जखीरा पहुंच चुका था, जिसका मतलब था कि ईरान ने अपने एक भी सैनिक को खोए बिना इजराइल के नॉर्थ में एक परमानेंट और बहुत ही खतरनाक फ्रंट खोल दिया था। साल 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया था और सद्दाम हुसैन के बुत को बगदाद के चौक पर गिरा दिया था, तब तेहरान के लिए ये एक कॉन्ट्रडिक्टरी मोड था। एक तरफ उनका सबसे बड़ा दुश्मन सद्दाम हुसैन था जो खत्म हो गया, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की वॉर ऑन टेरर का जो ऑपरेशन है वो ईरान के पास तक पहुंच रहा था। यहीं पर सुलेमानी ने अमेरिका से लड़ने के लिए एक और चाल चली। सुलेमानी ने एक्सप्लोसिवली फॉर्म्ड पेनिट्रेटर्स यानी EFPs की टेक्नोलॉजी इराक के शिया ग्रुप्स को दे दी। ये कोई नॉर्मल बम नहीं थे, ये इतने ताकतवर बम थे कि यूएस आर्मी की बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाड़ियां भी इससे बच नहीं पाती थी। इन हमलों ने यूएसए को बहुत नुकसान पहुंचाया और कई सैनिकों की जान ली। लेकिन सुलेमानी यहीं तक नहीं रुका। उसने इराक की पॉलिटिक्स में ऐसे रिलेशन बनाए कि बगदाद के PM की कुर्सी भी ईरान के तेहरान से तय होने लगी। इसी बीच 2014 आते आते आईसिस का काला साया बगदाद की ओर बढ़ने लगा। इसका फायदा उठाते हुए ईरान ने पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट्स को बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। ये ग्रुप इराक की सरकार के बजट पर पलते थे, लेकिन इनको करना क्या है, ये सारा ऑर्डर ईरान पास करता था, यानी कि पैसा इराक का और कंट्रोल ईरान का। खैर, सुलेमानी की इस एक्सिस का बैकबोन बनता है सीरिया। ये ईरान को लेबनान से जोड़ने वाला लैंड ब्रिज था। अगर सीरिया गिर जाएगा तो पूरा नेटवर्क टूट जाएगा। इसीलिए ईरान ने सीरिया में बशर अल असद की सरकार को हर हाल में बचाना शुरू किया। सीरिया को खामेनेई ने ईरान का 35वां प्रोविंस कहा और एक नैरेटिव खड़ा किया, दरगाहों की सिक्योरिटी का नैरेटिव। दमिश्क में सैयदा ज़ैनब की दरगाह को कट्टरपंथियों से बचाने के नाम पर ईरान ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान से हजारों शिया जवानों को लामबंद किया।
लिवा फातेमियनू के ये अफगान लड़ाके जो ईरान में रेफ्यूजी के तौर पर बहुत गरीबी में जी रहे थे, उन्हें सिटीजनशिप और बेहतर भविष्य का सपना दिखाया गया। सीरिया के रेगिस्तानों में इन लोगों को लड़ने के लिए भेज दिया गया। हजारों के नंबर में गए ये लोग वहां पर मारे गए और कई आज भी यहां गुमनाम कब्रों में दफन है। सीरिया की तरह यमन में भी ईरान ने एक बेमिसाल फ्रंट दिया, हूती का। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि हूती विद्रोहियों यानी कि अंसारुल्लाह और ईरान के बीच आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थे। ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। ईरान में जहां 12 इमामों को मानने वाले शिया हैं, वहीं हूती जैदी शिया विचारधारा के हैं। इस डिफरेंस के बावजूद 2015 में जब यमन में सिविल वॉर के बीच सऊदी ने इंटरफेयर किया तो ये दोनों ही शिया गुट एक हो गए। वो कहावत है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वही यहां पर फॉलो हुआ। ईरान ने बड़ी जल्दी ये समझ लिया कि हूती लड़ाके बहुत ही कम रिसोर्सेज और गोरिल्ला जंग के जरिए सऊदी अरब जैसी बड़ी ताकत को भी परेशान कर सकते हैं। ईरान के लिए ये एक लो कॉस्ट बट हाई इंपैक्ट डील साबित हुई। इन्होंने सिर्फ मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी देकर हूतियों को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि वो आज न केवल सऊदी अरब बल्कि रेड सी में यूएसए और इजराइल के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। तेहरान ने इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल्स और शाहेद ड्रोन की वो टेक्नोलॉजी दी जिसने रियाद के हवाई अड्डों तक को अनसेफ बना दिया। अब ईरान के पास इजराइल और वेस्टर्न देशों को घेरने के लिए लेबनान से लेकर बाल अल मंदेब तक एक पूरी श्रृंखला मौजूद थी। ईरान के पास सिर्फ इन देशों के विद्रोहियों की ताकत ही नहीं है, बल्कि एक स्टेप आगे आकर ईरान ने अपनी टेक्नोलॉजी पर भी काम किया है। पर्शियन गल्फ के पास ईरान ने मिसाइल सिटीज का एक ऐसा नेटवर्क बनाया है जहां पर एआई गाइडेड मिसाइल्स और ड्रोन हमेशा रेडी टू अटैक पोजीशन में खड़े रहते हैं। इन सब के अलावा ईरान ने ट्रेडिशनल के साथ साथ नॉन ट्रेडिशनल हथियारों पर भी खूब काम किया है। इनकी अपनी एक साइबर आर्मी है। इसी साइबर आर्मी ने 2012 में सऊदी अरामको पर शमून वायरस से अटैक कर दिया था। इस हमले से ईरान ने दिखा दिया कि वो बिना एक भी गोली चलाए किसी देश की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा डेंट लगा सकते हैं। यही टेक्निक ईरान ने फिर हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स को भी सिखा दी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस डिजिटल वर्ल्ड में भी बहुत खतरनाक हो गया। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि क्या ये जो अदृश्य किला ईरान ने खड़ा किया ये सचमुच अजेय था या फिर ये बस एक मिथ है। जनवरी 2020 की रात को ईरान के इस एक्सिस पर सबसे बड़ा अटैक हुआ। बगदाद एयरपोर्ट के बाहर एक अमेरिकन ड्रोन अटैक ने कासिम सुलेमानी और अबू मेहदी अल मुंदहिस को खत्म कर दिया। ये एक्सिस के लिए एक ऐसा झटका था जिसने उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ही हिलाकर रख दिया। सुलेमानी केवल एक जनरल नहीं था, वो इस पूरे नेटवर्क का सबसे बड़ा फेस और मास्टरमाइंड था। इतिहासकार कासिम सुलेमानी को अक्सर एंशिएंट रोम के उन शैडो ऑफ जनरल से कंपेयर करते हैं जो सीधी जंग लड़ने की बजाय दुश्मन को थका देने में माहिर थे। सुन त्सू की किताब द आर्ट ऑफ वॉर भी कहती है कि असली जीत वो है जो बिना लड़े हासिल की जाए। सुलेमानी ने भी उसी फिलॉसफी को जिया था। उसने चंगेज खान के उन जनरल्स की तरह काम किया जो हजारों मील दूर बैठकर भी अपनी छोटी छोटी टुकड़ियों के जरिए बड़े बड़े साम्राज्यों को घुटनों पर ला देते थे। एक ऐसा ग्रैंड मास्टर थे वो जिसने मिडिल ईस्ट की बिसात पर ऐसे मोहरे बिछाए कि दुश्मन को ये भी नहीं पता चलता था कि हमला कहां से होने वाला है। लेकिन सुलेमानी की मौत के बाद ये पूरा सिस्टम हिल गया। कासिम सुलेमानी के बाद इस्माइल कानी ने इसकी कमान संभाली, लेकिन इनमें सुलेमानी जैसा करिश्मा और मिलिशिया नेताओं के साथ फादरली जुड़ाव नहीं था। फिर 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले ने पूरे मिडिल ईस्ट को एक ऐसी आग में झोंक दिया जिसने सुलेमानी के इस एक्सिस को एक्सपोज कर दिया। इजराइल की भीषण जवाबी कार्रवाई ने न केवल गाजा को खंडहर बना दिया बल्कि लेबनान में हिजबुल्लाह की दशकों पुरानी लीडरशिप को भी जड़ से मिटा दिया। 2024 के आखिर तक हिजबुल्लाह का ज़्यादातर जो हथियारों का जखीरा था वो धूल चाट रहा था। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा झटका लगा दिसंबर 2024 में। सीरिया में असद शासन अचानक से खत्म हो गया। जिस लैंड ब्रिज की बात मैंने की थी जिसको बचाने के लिए सुलेमानी ने अपना खून पसीना एक किया था, वो सिर्फ 11 दिनों में विद्रोहियों के हाथों में चला गया। तेहरान से बेरूत तक का वो रास्ता अब बंद हो चुका था। इसने इस इनविजिबल किले की बुनियाद को हिला दिया। ले देकर पूरी इस कहानी का आखिरी चैप्टर लिखा गया जून 2025 को, जब इजराइल और अमेरिका ने 12 दिनों तक ईरान से जंग लड़ी।
इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के सबसे सेफ न्यूक्लियर और मिलिट्री ठिकानों पर सीधे हमले किए। पूरी दुनिया ने देखा कि ईरान के जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं ये उसे सीधे हमले से नहीं बचा पाए। नतांज और इस्फहान के ऊपर जब अटैक हुआ तो ईरान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ की थ्योरी हिलती हुई नजर आई। 24 जून 2025 को वॉर पर ब्रेक लगा, लेकिन ईरान का परमाणु कार्यक्रम जो था वो मलबे में तब्दील हो चुका और उसका इम्पैक्ट उसकी सीमाओं के करीब आ गया। लेकिन दोस्तों, यह अदृश्य किला केवल बाहरी मिसाइलों से नहीं दरक रहा था, इसकी नींव अंदर से भी कमजोर हो रही थी। तेहरान के हिजाब प्रोटेस्ट और आसमान छूती महंगाई ने आम ईरानियंस के मन में भी एक गहरा रिजेंटमेंट पैदा किया। सवाल उठने लगे कि जब देश की इकोनॉमी सैंक्शंस के बोझ के तले दबी हुई है तो जनता के हक का पैसा लेबनान और यमन के बारूद में क्यों झोंका जा रहा है। इसी दौरान रशिया और चाइना इस एक्सिस की लाइफलाइन बनकर भी उभरते हैं। रूस ने अपनी वीटो पावर से ईरान को यूएन में बचाया तो चाइना ने उसे वो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी दी जिससे प्रॉक्सी वॉर ग्रुप्स के ड्रोन सटीक निशाने लगाने लगे। लेकिन इस शिया सेंटर्ड एक्सपेंशन ने सऊदी अरब और यूएई जैसे सुन्नी देशों को डरा दिया, जिन्हें लगा कि ईरान एक शिया क्रेसेंट बनाकर पूरे अरब वर्ल्ड पर कब्जा करना चाहता है। यही वो इंटरनल और रीजनल खिंचाव था जिसने इस किले की दीवारों में दरारें डाल दी थी। हालांकि दोस्तों, अभी जिस तरह से ईरान लड़ाई लड़ रहा है इजराइल और यूएसए के खिलाफ, उसे देखकर किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया था कि ईरान इतना बड़ा रेजिस्टेंस दिखाएगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की, कैसे हिजबुल्लाह, हूती और इस तरह के ग्रुप्स ने इस ईरान को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मदद की है अपनी लड़ाई को लड़ने में। अब आपको इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या ईरान यूएसए को इस लड़ाई में हरा देगा या इजराइल जो है वो नेगोशिएशन टेबल पर सबसे पहले ईरान के सामने खड़ा होगा? ये देखने वाली बात होगी आने वाले जंग में। यहाँ पर मैं एक और बात क्लियर कर दूं कि जंग किसी भी चीज़ का समाधान नहीं होता। जंग में लाखों लोग प्रभावित होते हैं। ईरान में हो रही जंग का असर भारत पर भी है, जिसको आप लगातार देख रहे हैं। गैस की बढ़ती कीमतें, या जैसे कि अभी जो डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, वो इंडस्ट्रियल डीजल की जो कीमतें बढ़ी हैं, ये सब कुछ जंग के असर की वजह से हो रहा है। बाकी आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी तरह की कहानियों से जुड़े रहने के लिए, हिस्ट्री से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।